बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 22 अक्टूबर और बुध का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। अपने आंख और कान खुले रखिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स जो हैं वहां पे ये खबरें नजर नहीं आएंगी। उसकी वजह है वहां पे मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयद है। तो इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गहमा गहमी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जाती उमरा, मॉडल टाउन, कराची का मस्कन और अडयाला जेल भी आबाद होने वाली है, क्योंकि खुफिया पैगाम रसानी हो रही है, खुफिया सफारतकारी हो रही है। किसको मिटाना है, किसको गिराना है, किसको बचाना है, किसको लाना है, किसको हटाना है, ये सब के सब इस वक्त पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और दिन बड़े क्रूशल है। तो बहरहाल पहली खबर जो है, ये सारी की सारी जो जाली निजाम है, जिस इमारत पे खड़ा किया गया है, वो इमारत खतरे में है और वो है 26वीं गैर आईनी तरमीम का मामला। गैर आईनी बेंच सुन रहा है इसको, लेकिन गैर आईनी बेंच के हाथ से ये मामला निकलता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी इसके मेरिट डिस्कस नहीं हुए। अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बहस हो रही है कि 26वीं गैर आईनी तरमीम का मामला जो है ये फुल कोर्ट को भेजा जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस इसको सुने। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑनरेबल जजेस से मुराद है वो ऑनरेबल जजेस जो 26वीं गैर आईनी तरमीम के पहले के हैं। बाद वाले जजेस इसका हिस्सा न बने और वही सुन सकते हैं जो इसके बेनिफिशियरी नहीं है। लिहाजा इस पे बहस हो रही है और गैर आईनी बेंच हाजी अमीन साहब की सरबराही में मौजूद है। उनके साथ एक दो जज साहिबान और भी हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दो एक ऐसे हैं जो कि जिस तरफ अक्सरियत होगी उस तरफ चले जाएंगे और दो ऐसे हैं जो बिल्कुल बवांगे दुहल खुले अंदाज में 26वीं गैर आईनी तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते। इसलिए बहस चल रही है और तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इस गैर आईनी तरमीम पर बहस होते हुए। बहस ये हो रही है कि इसे फुल कोर्ट को भेजा जाए या ना भेजा जाए। और हाजी अमीन साहब जो हैं वो तो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सीनियर कानूनदान हैं जितने भी अब तक आ चुके हैं, हामिद खान साहब आ चुके हैं और सलमान अकरम राजा साहब आई थिंक हो चुके हैं, और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब के बाद अकरम शेख साहब आ चुके हैं, ख्वाजा अहमद हसन साहब ने आज दलाल दिए हैं, शबर रजी साहब आ चुके हैं। लेकिन ज्यादातर कानूनदान जो हैं वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद नजर आते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। लेकिन हाजी अमीन साहब बहुत ज्यादा इस पे हीलो हुज्जत कर रहे हैं और हिचकिचा रहे हैं कि ये मामला उन तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आज भी जो समाअत हुई उसमें वाज़ेह तौर पर ख्वाजा अहमद हसन साहब ने बड़ा बवांगे दुहल कहा कि ये मामला फुल कोर्ट को जा सकता है और वही सुनेंगी। आप 8 रुकनी बेंच जो है वो आईनी तरमीम को कुछ भी नहीं कह सकता। और कल अकरम शेख साहब ने तो बखिए उधेड़ दिए आईनी बेंच के भी और 26वीं गैर आईनी तरमीम के भी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये सारे का सारा खेल ही इसलिए सजाया गया था कि जाली इलेक्शन और जाली निजाम हुकूमत को बचाया जा सके। तो सारी इमारत जो है वो 26वीं गैर आईनी तरमीम पे खड़ी है। लगता यही है कि अगर ये फुल बेंच बन जाता है, फुल कोर्ट को रेफर हो जाता है, तो फिर ये मामला लटक जाएगा और फिर दोबारा स्टेज सजेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक और काम भी आज हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग पे इसको दिखाया जाता है, लेकिन आज ये हुआ कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जब बोलती थी तो वो स्क्रीन से उनको गायब कर दिया जाता था, और फिर ऐसा भी हुआ कि आवाज ही गायब कर दी गई और वो चेहरे तो नजर आ रहे थे, तस्वीरें नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज नजर नहीं आ रही थी। और वो इसलिए कि अकरम शेख साहब ने जो दुर्गत बनाई है परसों, वो दोबारा जो है वो उनको खतरा था कि कहीं दोबारा दुर्गत न बने और पूरी कौम के सामने हमारी अहलियत और 26वीं गैर आईनी तरमीम की हकीकत आशिकार ना हो जाए। तो बहरहाल एक तरफ तो ये चीजें चल रही हैं। दूसरी बड़ी खबर है जी, वो है इलेक्शन के बारे में। बलदियाती इलेक्शन था पंजाब का और ये तकरीबन 3-4 दफा पहले अनाउंस हो चुका और फिर उसको मुलतवी कर दिया जाता था। अब फिर तमाम अमेंडमेंट्स कर ली गई थी
اور صورتحال اپنے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی تھی اور پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کروانے کی تیاری کر لی گئی تھی، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس آئیں اور انٹیلیجنس رپورٹس نے جب یہ بتایا کہ اگر یہ الیکشن غیر جماعتی بھی ہوگا تو بھی پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا ایسا صفایا ہوگا کہ آپ جو پیچھے جنرل الیکشن میں کوئی 5-7 سیٹیں ملی تھیں وہ بھی ملنے کے امکانات نہیں ہیں. آپ جماعتی بنیادوں پہ کروائیں، غیر جماعتی بنیادوں پہ کروائیں، رزلٹ ایک ہی آئے گا. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہے سیلاب زدگان کی مدد نہ کرنا، دوسرا ہے کسانوں کو کھاد بیج اور ان کی فصلوں کی صحیح قیمت ادا نہ کرنا، اور تیسرا مرید کے کا قتل عام اور ٹی ایل پی کے خلاف جو کام کیا گیا. اہل سنت والجماعت کی جو 330 مساجد پر قبضہ کیا گیا، 238 مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا. تو اس لیے ان حالات میں اگر آپ غیر جماعتی بنیادوں پہ بھی کروائیں گے تو بھی آپ کے امیدوار نہیں جیت سکیں گے، اور جو جیتیں گے وہ آپ کے قابو نہیں آ سکیں گے. لہذا آنن فانن بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے. چیف الیکشن کمشنر وہی ہیں، ان کے 4 رتن بھی وہی ہیں. لہذا ایک طرف تو یہ ہوا. اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے، اور سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر صورتحال کے ذمہ دار، نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور پاکستان تحریک انصاف ایک دھرنے کی تیاری، لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے. یہ لانگ مارچ، یہ دھرنا ماضی سے مختلف ہوگا. اور اس وقت سہیل افریدی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے موبلائزیشن کا کام شروع ہو چکا ہے ادھر خیبر پختونخوا میں. ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ سب کو کہا جا چکا ہے، قبائلی عوام کو بھی کہا جا چکا ہے، اور اب جرگے ہو رہے ہیں. اصلاً تو وہ جرگے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں اور جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور ان کو خطرہ ہے جو کہ درست ہے، کہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب اگلی کال دے سکتے ہیں. اور یہ کال اکتوبر میں بھی ہو سکتی ہے اور نومبر میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کال ہوگی 10 نومبر سے پہلے کی، اور میکسیمم اگر گئے تو یہ 15 نومبر، لیکن 10 نومبر تک کال دی جا سکتی ہے. اسی لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی پیغام سی ایم سہیل افریدی صاحب کو نہ دے سکیں اور ان کو ہدایات نہ دے سکیں براہ راست. کیونکہ انڈائریکٹلی جو ہدایات ہوتی ہیں وہ انڈائریکٹلی ہوتی ہیں، لیکن اگر سہیل افریدی سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کہ ہونے والی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اپنی بھتیجی صاحبہ کو کہ اس ملاقات کا اہتمام کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے. تو ملاقات ہوتی ہے تو پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں جی. اور کیونکہ اب جنید اکبر صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں. کیا کہتے ہیں جنید اکبر صاحب، ذرا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. بالکل جی، آپ سے صحیح سنا. اور ہمارے ساتھ آپشن ہی کیا ہے جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، جب آپ ہم پہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، جب ہمارے لوگوں کو نااہل کرتے ہیں، جب جس طرح کی 26 آئینی ترمیم آئی، جس طرح وہ زبردستی آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں، جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، جب آپ سارے پنجاب میں دیکھے، سندھ میں دیکھے، ایون بلوچستان میں دیکھے، ہمیں کوئی اسپیس نہیں ملتا. ہم پولیٹیکل لوگ، ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکل ہو سکتا ہے، نومبر سے پہلے نکلے ہو سکتا ہے، نومبر میں، لیکن ہمارے پاس چونکہ سارے آپشن ختم ہو رہے اور ریاست نے ہمیں دیوال سے لگایا ہے، تو ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے. اس کے نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی، لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے. اس کی طریقہ کار، اس کی جگہ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں احتجاج پہ تو جانا ہے. اور دوسرا یہ کہ سہیل افریدی صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 26 نومبر آ رہا ہے اور دوبارہ 24 نومبر کو 23 نومبر کو اسلام آباد کی کال دی جائے، اور ہم اسلام آباد جائیں گے، اور اس دفعہ ہم گولیاں کھانے نہیں جائیں گے بلکہ اپنا حق چھین کر لیں گے. اور کیونکہ 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا تھا ریڈ زون میں، اور اس کی
बरसी भी है, 1 साल मुकम्मल होने को है। इसलिए ये सारे मामलात जो हैं, सारी खबरें उसी तरफ जा रही हैं। फिर एक और बात है जी, इसके साथ साथ जो असल मामला है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा लॉलीपॉप होगा, कि जिसमें ये खबरें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये खबरें चलाई जाएंगी, खबरें चलवाई जाएंगी, फैलाई जाएंगी कि इख्तलाफात हो गए हैं, और बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और फिर जरदारी साहब के दरमियान, और फिर खास तौर पे अस्करी क़यादत के साथ मुस्लिम लीग नवाज के इख्तलाफात हो गए हैं। तो ये सारे का सारा होगा ये ढकोसला, और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, और ये एक्सटेंशन का मामला जो है वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हल करने के लिए ये सारे का सारा शोशा छोड़ा जाएगा। इसके अलावा और कोई शोशा नहीं है, और ये कल भी एक थे और आज भी एक हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब मिले हैं जरदारी साहब से और उन्हें पैगाम खास पहुंचाया है, और यकीनन वो पैगाम खास यही है कि आप हौसला रखें, तसल्ली रखें, और इसी सिस्टम को चलने दें, और आपने भी नून लीग के साथ रहना है और हमने आपके साथ रहना है। तो बाकी जो मरियम साहबा को वजीर आजम बनाना है या बिलावल साहब को, वो फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि बाद वाले काम नहीं, जो पहले काम करना है वो पहले कर लिया जाए। तो बहरहाल मरियम साहबा वजीर आजम बनना चाहती हैं और उसके बदले में एक्सटेंशन देना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई गारंटर मिले, और गारंटर जो है वो अंदरून मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क से तलाश किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो अमीर कतर हो सकते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान हो सकते हैं, और इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि बाकी उनके पुराने जो खिलाड़ी वो इस वक्त फील्ड में नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने एक और काम किया है जी, और वो जाना चाह रहे हैं लंदन, और क्योंकि अभी चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए उनका इरादा है कि लंदन चला जाए और इलाज मुआवजे के लिए कहा जाए। तो लेकिन इस बार वो तवील दौरानिए के लिए आएंगे, क्योंकि अगर वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते लंदन आते हैं तो फिर वो नवंबर तक इधर ही रहेंगे, जब तक के एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ का मामला हल नहीं हो जाता, क्योंकि इत्तलाआत यही हैं कि अभी तक एक्सटेंशन की जो बातें हैं वो अभी बातें हैं, और अभी तक कोई सॉलिड पेपर जो है अभी तक नहीं दिया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उनको नोटिफिकेशन कर दिया जाए। अभी तक ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए एक मेरे पास और भी खबर है। तो खैर पहले जरा इसको लंदन वाले मामले को देख लें। तो लंदन जा रहे हैं मियां साहब, और मियां साहब फिर 28 नवंबर के बाद यानी कि 29 नवंबर के बाद वो वापसी का फैसला करेंगे, और जिस तरह की सूरत हाल होगी उसके अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो मुकदमात की समात है वो अभी तक रुकी हुई है, और उसमें भी उसको भी एक खास जो है वो दिया जा रहा है जी, क्योंकि क्या सराई हो रही है कि ये क्यों रुके हुए हैं, और ये शायद इसलिए रुके हुए हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी ये ऑन बोर्ड होना चाहते हैं, और हो सकता है उनके साथ कोई जेल में राब्ता भी किया हो, और कोई गैर एलानिया राब्ता जिस तरह होता है इनफॉर्मल वे में, कोई ऐसी शख्सियत को भेजा हो जो नोन नहीं है और किसी को भी नहीं पता। तो मेरा अपना ख्याल है कि हर तरफ चीजें जो है माइनस प्लस करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर और लाहौर में जलजला भी आया, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, और ये 5.3 का दर्जे का था ये जलजला था जी। और उसके बाद मामला जो है जाहिर है ये सियासी जलजला भी आ रहा है और अदरवाइज भी जलजले आ रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर आफत से महफूज रखे। एक और खबर, नाकामियों की दास्तान जो है मौजूदा हुकूमत की और समधी साहब की, वो ये है इनकी कोताहियों की वजह से अफगानिस्तान में एक तब्दीली आई है, और अफगानिस्तान में भारत का सिफारत खाना दोबारा खोल दिया गया है, और ये है इनकी नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी के जहां से भारत जा चुका था, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, डार साहब और इन सब ने ये कह कर कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, अफगान अवाम हमारे दुश्मन है, ये कह कर
کابل کو اور دلی کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، اور وہاں پہ بھارت کا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور یہ تقریباً جب سے اشرف غنی حکومت کا تختہ الٹا اور افغان طالبان کی وکٹری ہوئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پہ سفارت خانے بند تھے۔ تو یہ ایک نیا تحفہ جو ہے اس رجیم چینج آپریشن کا آیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔